बच्चे हैं घर आंगन की मुस्कान, उनके स्वास्थ्य का थोड़ा ज़्यादा रखे ध्यान। नमस्कार, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट अर्पिता। दर्शकों, भीषण गर्मी में बड़े बड़े लोगों का बुरा हाल है। नन्हे मासूम भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। कई गंभीर बीमारियां उन्हें जकड़ रही हैं। ऐसे में ज़रूरत है ज़्यादा सचेत होने की, और इसीलिए आज के कार्यक्रम में हम शिशुओं को होने वाले रोग और उसके इलाज के विषय में चर्चा करेंगे। जी हाँ, और इस चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रा जी, जो कि राज्य स्वास्थ्य संपदा केंद्र के नवजात शिशु कार्यक्रम के प्रभारी हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कार्यक्रम फ़ोन इन लाइव कार्यक्रम है, तो चलिए सबसे पहले हमारा फ़ोन नंबर नोट कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 1800-3456-171। ये बिल्कुल टोल फ्री नंबर है। आपकी टीवी की स्क्रीन पर भी ये नंबर फ्लैश हो रहा है, आप वहाँ से भी नंबर नोट कर सकते हैं। और आपके शिशुओं से जुड़े कोई भी सवाल हो, आपके शिशु को कोई भी बीमारी हो, वो सब समस्याएं आप यहाँ पर रख सकते हैं। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, वो आपके सवालों के जवाब देंगे और उनका इलाज बताने की कोशिश भी करेंगे। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दर्शक हमसे जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कुछ ज़रूरी बातें दर्शकों तक पहुंचाते हैं। आजकल देखने को मिल रहा है, जैसा कि भीषण गर्मी है, बहुत ज़्यादा बीमारियां सामने आ रही हैं, लेकिन एक गंभीर बीमारी जो नन्हे मासूमों में दिख रही है, चमकी बुखार, कई सालों से है। इस साल भी बहुत सारे बच्चे इसकी चपेट में हैं। तो ये बीमारी आखिर फैलती कैसे है, सबसे पहले इस बारे में बताइए। चमकी बुखार को इंग्लिश में हम एक्यूट इनकेफेलाइटिस सिंड्रोम बोलते हैं, और ये कुछ कारणों से होती है, जिसके बारे में स्पष्टता बोला जाए तो या तो यह संक्रमण के कारण हो सकता है, या किसी प्रकार के मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट के कारण हो सकता है, जिसमें सोडियम, पोटासियम और किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो है सो इम्बैलेंस हो सकती है, या नहीं तो फिर किसी टॉक्सिन के कारण हो सकता है। यह विभिन्न प्रकार के कारणों के कारण यह रोगों का एक प्रस्तुति है जो चमकी के रूप में सामने आता है। मूलतः यह अभी बिहार के संदर्भ में अगर बात की जाए तो यह मुजफ्फरपुर केंद्रित होता है, और मुजफ्फरपुर में यह 6 महीने से लेकर के 10 साल तक के बच्चों में ज़्यादातर होती है। लेकिन यह शोध का विषय है कि मुजफ्फरपुर में यह किस कारण से हो रहा है। इसका कारण संक्रमण है। वो संक्रमण या तो जैपनीज इनकेफेलाइटिस हो सकती है, डेंगू हो सकती है, चिकुनगुनिया हो सकती है, या और भी किसी कारण हो सकती है, या किसी मेटाबॉलिक कारण हो सकती है, या किसी प्रकार के टॉक्सिन के कारण। यह एक शोध का विषय है जिस पर के विभिन्न संस्थान इस पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसकी प्रस्तुति चमकी और बुखार के साथ में होती है, जिसका इलाज इसी रूप में अभी किया जा रहा है। यह इसको कैसे कर पाएंगे, यह समय का बात बता सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी बच्चे को ये बीमारी हो जाती है, कोई बच्चा इससे पीड़ित नजर आता है, तो सबसे पहले परिवार वालों को क्या करना चाहिए? अब इसमें सबसे बड़ी चीज है चमकी का आना और बुखार का आना। कभी कभी जब चमकी का आता है तो आपको सबसे पहले उसका एक बात करनी चाहिए कि हम उसे मुंह से कुछ ना दें। मुंह से देने पर, क्योंकि वो बच्चा जो है सो बेहोशी अवस्था में होता है, और उसको मुंह से कुछ भी देने की स्थिति में वह उसके श्वास नली में जा सकती है, जिसके कारण जो है सो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आप तुरंत का तुरंत सबसे पहले तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र, अभी सरकार के द्वारा आशाओं और आंगनवाड़ी को की भी इसके बारे में जो है सो उन्मुखीकरण की गई है, तो उनके द्वारा नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचने का इलाज करवाएं, ताकि जो भी आपके पास में एम्बुलेंस हो उसके साथ में वो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर उसके पहुंच सके, जिसकी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। और अगर हो सके तो आशा और आंगनवाड़ी उसके लिए चमकी को रोकने के लिए कुछ दवाओं का जो उनके पास में व्यवस्था होती है, और उसके वो रोक सकती है जब तक कि वो अस्पताल पहुंच सके। और अगर हम चमकी को रोक सकते हैं तो शायद हम उसके जान को बचाने में भी सक्षम हो पाएंगे। या सबसे पहले आपको स्वास्थ्य केंद्र पहुंचना पड़ेगा, यही एक सबसे बड़ी उसका निदान है। मान लीजिए किसी बच्चे को घर पर ये लक्षण नजर आते हैं, तो उसके माता पिता या अभिभावक जो भी हैं, क्या तुरंत ऐसा कोई प्राथमिक उपचार वो दे सकते हैं जिससे कि इसको कंट्रोल किया जाए या फौरी तौर पर उसे राहत दी जाए? आप उस समय में उसका अगर बुखार की स्थिति है तो उसमें और भी आप उसके
एक कपड़े को भिगो करके उसके सर पर में रख दें, उसके बुखार को कम करने की ये करें, और बाकी उसको उस समय में आप उसको कुछ मत दें। आशा और आंगनवाड़ी से सलाह लें और सलाह के बाद में उसको चमकी को रोकने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि आप अगर उसको कुछ भी देने के प्रयास करेंगे तो वह उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सबसे प्रथम उपाय उसका है कि आप उसको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र की ओर प्रस्थान करें। तो दर्शकों, ये बहुत ज़रूरी बात डॉक्टर साहब ने बताई है कि घर पर रहकर आप इलाज करने की खुद से कोशिश ना करें, क्योंकि जिस तरीके से इस बीमारी के लक्षण हैं, आपको ज़रूरत है बच्चे को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की, तभी उसका सही तरीके से इलाज हो पाएगा और उसकी जान का जो खतरा है वो उससे बाहर निकल पाएगा। डॉक्टर साहब, राज्य सरकार लगातार इस पर काम कर रही है, अभी क्या कुछ व्यवस्थाएँ हैं अस्पतालों में, इसको लेकर क्या तैयारियाँ हैं? अर्पिता जी, सरकार इसके लिए काफ़ी तत्पर है जी। और यह मुख्यतः मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों में हो रही है। 6 जिलों में हो रही है। मुजफ्फरपुर में ही 100 बेड की एक पेडियाट्रिक आईसीयू की स्थापना की गई है। साथ ही हमारे सभी जिला अस्पतालों में इस तरह के बच्चों को देखभाल करने के लिए 10-10 बेड की आईसीयू की स्थापना की गई है। केवल वहां पर में इस बेडों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है, साथ में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर में भी इसकी व्यवस्था की गई है। सभी तरह की दवाइयां उपलब्ध कराई गई है। डॉक्टरों और नर्सों को इसके लिए प्रशिक्षित किया गया है। एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई कि आप अपने गांव से इसको तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर उसके पहुंच सके और इसका तत्परता के साथ इसमें इसका इलाज किया जा सके। हर एक तरह की दवाइयों का प्रबंधन है हमारे पास में, जो है सो इक्विपमेंट है इस तरह के बच्चों को बचाने के लिए, दवाओं की व्यवस्था है और ले जाने और ले आने के लिए भी जो है सो मुफ्त व्यवस्था की गई है, ताकि उस बच्चों का हम निदान कर सकें और समय से उसका जो है सो निपटारा किया जा सके। बिल्कुल, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं उनको बेहतर लगातार किया जा रहा है और सरकार की तरफ से भी कोशिश है कि इस बीमारी से लड़ा जाए और जितना हो सके इससे लोगों को बचाया जाए। डॉक्टर साहब, ये जैसा गर्मी का मौसम चल रहा है, चमकी बुखार तो लोगों में फैल ही रहा है और सरकार की तरफ से भी काम हो रहा है, लोग भी खुद से सजग हो रहे हैं, लेकिन एक और बीमारी है जो बहुत सालों से है, अब की नहीं है, डायरिया। बच्चों में ये क्यों फैलता है और इससे बचाव कैसे किया जाए? डायरिया या दस्त कार्यक्रम के तहत भी इसको जो है हम लोग दस्त के बारे में काफ़ी इसकी बातें करते हैं। मूलतः यह मल मूत्र और उससे के द्वारा जो संक्रमित कुछ चीज़ें होती हैं उसके का अगर हम उसका अगर सेवन कर ले तो यह हमारे लिए जो है सो एक इन्फेक्शन का संक्रमण का कारण बनता है और इसके कारण फिर जो है सो दस्त होती है। और बच्चों में दस्त का होना, उसमें डिहाइड्रेशन का सबसे मारणकारक कारण हो सकता है और उसकी जो है सो मृत्यु तक हो सकती है। तो शुद्ध पानी का पीना, डिहाइड्रेट ना हो सके और इसका जो है सो तत्काल इलाज किया जा सके ताकि हम इससे बचाव कर सके, यही एक इसका उत्तम उपाय है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं कि बच्चों को तत्काल हम डिहाइड्रेट होने से बचाने के लिए हमारे पास में ORS की व्यवस्था की गई है, हमारे पास में जिंक की व्यवस्था की गई है, जो हर एक आशा, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध है। अगर बच्चों को सबसे पहले तो हम सुरक्षित वातावरण में रखें, गर्मी में उसे ना जाने दें, डिहाइड्रेट होने से बचाएं और उसके इलाज अगर उसको करने के पड़े तो हम पूरी तरह से ORS के सेवन करें। उसका खान पान की व्यवस्था जो है सो उसका किसी प्रकार से संक्रमण ना हो सके, वो किसी प्रकार से किसी तरह से जो है सो उसको, चाहे वो उसके माता पिता हो चाहे उसके संबंधी हो, उसका देखभाल उसके ORS और जिंक के थ्रू कर सकते हैं और इसकी व्यवस्था गांव-गांव तक की गई है। यानी बच्चे में ये जो पानी की कमी जो हो जाती है डायरिया होने के बाद, इससे अगर पानी की कमी की पूर्ति की जाएगी तो बच्चा बहुत हद तक कंट्रोल में रहेगा, उसको बीमारी जो है अपनी चपेट में पूरी तरह से नहीं ले पाएगी। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं, फिर आगे प्रश्न लेंगे। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम क्या है आपका? किरण नाम है। हेलो जी, बताइए। जी, किरण नाम है। हेलो
जी, लगता है किसी कारणवश उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। कोई बात नहीं, आप दोबारा कॉल कीजिए और आप हमसे बात कर सकते हैं। हम फिर से आपकी बात सुनने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे पीलिया की। तो जैसा कि आपने बताया कि जब पीलिया बच्चे को हो जाता है, उसे बहुत सारे पीलिया, माफ़ कीजिएगा, डायरिया की बात कर रहे थे हम, तो उसे जो है दस्त होते हैं, तो पानी की शरीर में कमी हो जाती है। तो जैसा कि आपने बताया कि उसमें ORS है, ये सारे घोल हैं, क्या घर पर भी कोई ऐसा घोल बना के दिया जा सकता है जिससे कि पानी की कमी को दूर किया जा सके? घर पर में भी जो है वो हम बना सकते हैं, लेकिन व्यवस्था ज़्यादा अच्छी रहेगी कि हम ORS का ही सेवन करें। घर में बनाने के लिए जो है सो पानी लेना होगा। 1 लीटर पानी में जो है सो हमें 1 चम्मच चीनी डालनी होगी, उसमें जो है सो थोड़ी नमक डालनी पड़ती है और उसका जो है सो सेवन किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि हम इस तरह के जो है सो समस्याओं से समाधान के लिए हम ORS की व्यवस्था रखें। जिसके घर में भी 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उसके घर में जो है सरकार के द्वारा 2 ORS की पैकेट देने की व्यवस्था है। अगर वो 2 ORS की आपके पास में है तो आप उसको रखें, अन्यथा आप बाजार से भी लेकर के उसको रख सकते हैं और ये सबसे अच्छा होगा, क्योंकि इसका काफ़ी अच्छा ये है। जी, डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, स्वागत है आपका, नाम बताइए। जी, किरण हूँ साथ से। जी, दोबारा से अपना नाम बताइए। जी, किरण साथ से। बताइए किरण जी, क्या समस्या है आपको? जी, मेरे पेट बैठ नहीं रही। पेट की समस्या है आपको? जी, मेरी बेटी 18 महीने की है। जी अभी तक बैठ नहीं रही। जी, इनकी बेटी 18 महीने की है, अभी तक बैठ नहीं पाती है, ये समस्या है इनकी। किरण जी, आपकी बच्ची 18 महीने की है और अगर वो बैठ नहीं पा रही है तो यह एक समस्या है और जिसका निदान अभी आपको किसी शिशु रोग विशेषज्ञ, नज़दीकी शिशु रोग विशेषज्ञ के पास में जाकर के उसे एक बार सलाह लेनी पड़ेगी। आखिर किस कारण से इसका हो रहा है, आप किस जगह से बोल रहे हैं? जी, डॉक्टर साहब फ़ोन कर चुका है, आप प्रश्न तो जारी रखिए। हमें हर एक जिलों में जो है सो इसके लिए एक शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना की गई है। डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर हर एक जिले में है और उसके थ्रू आप अगर वहां पर में जाते हैं तो यह एक माइलस्टोन ऑफ डेवलपमेंट होती है। वो ऑर्थोपेडिक उसके हड्डी के विकास के कारण हो रही है या कि उसके किसी और नर्व के डिजॉर्डर के कारण हो रही है, इसका पूरी तरह से जांच करने के बाद ही इसके बारे में किसी तरह का निर्णय लिया जा सकता है। तो मेरा सलाह होगा कि आप नजदीकी किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर में जाएं और एक शिशु स्वास्थ्य विशेषज्ञ से इस पर सलाह लें और उसके पर में आपका इलाज तुरंत हो सकता है। जी, डॉक्टर साहब, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पीलिया की हम बात करना चाहेंगे। पीलिया कई बार नवजात शिशुओं में देखने को मिलता है, तो ये कितना गंभीर है एक नवजात शिशु के लिए, और अगर बच्चे को हो जाता है तो इसका इलाज क्या है? नवजातों में पीलिया एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर यह पीलिया 24 घंटे के बाद में हो रही है तो यह बिल्कुल भी सामान्य है। अब इसे हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। अगर यह 24 घंटे से पहले हो रही है तो इसे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं और इस समस्या का निदान के लिए आपको जो है सो किसी भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर में जाकर के पूर्णतः जांच करानी पड़ेगी और तत्काल उसका इलाज कराना पड़ेगा। अगर यह 24 घंटे के बाद हो रही है तब इसके लिए जो है, और अगर इसकी गति किस प्रकार से है जी, तो उसके हिसाब से फिर उस पर में जो है हम प्रतिक्रिया ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अभी तक हमारे पास में क्या है, हमारे संसाधन में उसके लिए। माफ़ कीजिए डॉक्टर साहब, इसको हम आगे जारी रखेंगे। एक दर्शक है, उनसे बात कर लेते हैं। जी, स्वागत है आपका। जी, नाम बताइए। जी, बताइए दिक्कत क्या है? जी, दस्त जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो उससे कैसे बचा जाए, वो उपचार जानना चाहते हैं। दस्त अगर हो रही है, किसी को भी उसका बचने का एक और एकमात्र उपाय है कि आप जब भी जो भी हमारे आहार लेते हैं या कि जो भी हम अपने पीने के लिए पेय पदार्थ लेते हैं वो संक्रमण मुक्त होना चाहिए। अगर आपके घर में पानी है तो पानी को अगर अच्छा होगा कि हम पानी उबाल करके और उसे ठंडा करके रखें, ताकि जब भी उसका सेवन, खास करके ये बच्चों में होती है और बच्चे जब इसका सेवन करें तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी जो है सो इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए, ताकि वो पोर्टेबल वाटर हो, वो पेय पदार्थ हो जिसके कारण हमारा संक्रमण नहीं हो सका। और सबसे ज़्यादा दस्त का कारण केवल हमारा पेय पदार्थ के द्वारा संक्रमण का हमारा इंजेक्शन होना है। अगर पेय पदार्थ को हम अगर सही रखते हैं तो हमें कभी संक्रमण नहीं हो सकता है। बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, हम एक और दर्शक है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा पटना से। जी, बताइए दिक्कत क्या है?
जी जी, दांत निकलने पर बुखार की समस्या। जी जी जी। और वो किसी भी प्रकार का ये पैरासिटामोल देने पर जल्दी उतरता नहीं है, क्या करूं? दांत निकलने के समय में बुखार का आना एक सामान्य प्रक्रिया है और बहुतों में आता है, बहुतों में नहीं भी आता है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि बुखार थोड़ा ज़्यादा होता है तो आप पैरासीटामोल का सिरप जो है सो उस बच्चे को दे सकते हैं उसके वजन के हिसाब से, और बाकी जैसे उसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह किसी किसी बच्चे में इस तरह की बातें होती हैं। और उसके बाद अलावा और को आपको किसी तरह का उसमें जो है सो चिंता करने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब ने आपको जो बताया है आप उस पर ध्यान दीजिए। और अक्सर ये होता है कि जब बच्चे को दांत निकलते हैं तो डॉक्टर साहब, जैसे हम इसी पर आगे बात कर लेते हैं, कई बार बच्चे को बुखार आ जाता है, कई बच्चों को दस्त भी लग जाते हैं जब दांत निकलते हैं, और क्या क्या बीमारियां होती हैं जब बच्चे को दांत निकलते हैं? एक्चुअली दांत निकलने का समय यूजुअली जो है सो हमारा 9 महीने से लेकर के काफ़ी आगे तक निकलता रहता है। वो उसके कारण क्या होती है, जब दांत निकलता है तो बच्चों में एक प्रवृत्ति होती है कि वो किसी भी प्रकार के चीज़ों को खाना शुरू कर देते हैं जी। और जो किसी भी चीज़ों को अगर वो हाथ में किसी चीज़ को छुआ और उसने जो है अपने मुंह में लिया तो उसके कारण वो संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। और वो एक हमारे लिए इसी प्रकार, इसी के लिए कहा जाता है कि बच्चे जो खास करके जब चलने लगे, दांत निकलने लगे, तो उसके खान पान में हमें ध्यान देना चाहिए कि वो किसी प्रकार से संक्रमित ना हो जाए। अगर वो संक्रमित हो जाएंगे तब फिर जो है सो उसमें दस्त की भी समस्या आएगी, बुखार की भी समस्या आएगी, और ऐसे केस में जो है सो हमें थोड़ी सी जो है सो हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। और बाकी इसमें बहुत ज़्यादा इस तरह की चिंता की बात नहीं होती है। बच्चे का ये ग्रुप ही काफ़ी जो है सो डायनेमिक होता है और इस डायनेमिक्स को हमें जो है सो संभालने की जरूरत है कि किस प्रकार से बच्चे का प्रॉपर हम उसका जो है सो गति और वृद्धि को हम देख सकें, ताकि इसमें जो है सो बच्चे संक्रमित ना हो पाए और उसका जो है सो कम से कम उसकी जो है सो वृद्धि की रफ्तार रुक ना जाए। बिल्कुल, तो उसके स्वास्थ्य का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिए। जब उसे दांत आ रहे हों, अगर उसे बुखार होता है, दस्त होता है, तो आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जा सकते हैं और वहां से डॉक्टर आपको कुछ दवाइयां देंगे। उसके ज़रिए आप बच्चे की सेहत को जो है मेंटेन रख सकते हैं। कोई ज़्यादा चिंता की बात यहाँ पर नहीं है। डॉक्टर साहब, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम चर्चा कर रहे थे पीलिया पर और नवजात शिशुओं को होने वाली पीलिया पर चर्चा कर रहे थे, बताइए। तो पीलिया, जैसे मैंने बताया कि सामान्यतः पीलिया 24 घंटे के बाद होती है। 24 घंटे के बाद होने वाली पीलिया को हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं और यह यूजुअली 7 दिनों के अंदर में खत्म हो जाती है। अब इसकी बढ़ने की रफ्तार क्या होती है, बाकी चीजें तो डॉक्टर अपने हिसाब से देखते हैं, लेकिन अगर ये ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, हमें चिंता के विषय केवल इतनी होनी चाहिए कि वो काफी पीलिया नहीं हो जाए और वो मस्तिष्क को प्रभावित नहीं करे। और इसके लिए जो है हमारे पास में, हम पहले तो उसे धूप में रखते थे, लेकिन अब उसे बोला जाता है कि आप उसके फोटोथेरापी यूनिट हमारे पास में होती है और उसको फोटोथेरापी या कि फिर गर्म बल्ब के नीचे में कहीं कहीं पर लोग अभी भी रखते हैं, लेकिन उसका उतना उपयोग नहीं है। आप उसके अस्पताल में ले जाएंगे तो वहां पर में फोटोथेरापी यूनिट में रखेंगे। केवल सावधानी यह बरतनी चाहिए कि बच्चे का यह पीलिया उसके तलवे तक नहीं पहुंच जाए और वह 10 मिलीग्राम बिलिरुबिन का उससे ऊपर ना हो जाए। यह हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 24 घंटे से पहले अगर उसका पीलिया हो जा रहा है तो आपके पास में कोई चॉइस नहीं है, आप उसे तुरंत का तुरंत शिशु रोग विशेषज्ञ के पास ले जाएं और शिशु रोग विशेषज्ञ इसकी जानकारी करेंगे जांच के द्वारा कि उसे किस कारण से पीलिया हुआ है और उसका जांच करना पड़ेगा। उसके लिए हो सकता है हमें उसका ब्लड का भी एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना पड़े। डॉक्टर साहब, बच्चों में एक और गंभीर समस्या देखने को मिलती है। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी बताइए समस्या के बारे में। मेरी समस्या यह है मैडम जी कि मेरा पोता जन्म लिया है 30 अक्टूबर 1921 को। जी। उसको जन्म मंजू गीता मिश्रा हॉस्पिटल में हुआ था, तो उसका जन्म से ही उसका दाहिना किडनी बड़ा है। जी, एक बार अपना सवाल दोबारा से दोहराइए। जन्म से ही मेरे पोते का दाहिना किडनी एक किडनी बड़ा है, दाहिना किडनी बड़ा है। जी। उसे समस्या क्या हो रही है? समस्या हो रही है कि सर की पेशाब उसका मतलब कि ठीक से रिलीज नहीं हो पाता है, तो उसका न्यूक्लियस मेडिसिन टेस्ट कराया है और अल्ट्रासाउंड भी कराया है मैडम सर। मलमूत्र की समस्या है, ठीक से रिलीज नहीं हो पा रहा है।
या मैं समझ गया इसे किडनी से रिलेटेड इश्यूज हैं, इसकी जांच करवानी पड़ेगी। किडनी बड़ा होना एक समस्या है, लेकिन उसके कारण और भी क्या उसमें मेटाबॉलिक उसके प्रॉब्लम हो रहे हैं कि बड़ा होने का कारण क्या है, और उसके कारण जो उसके बाकी समस्याएं हैं उसका जांच के द्वारा ही पता ये किया जा सकता है। उसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड करनी पड़ेगी, उसके कुछ ब्लड रिपोर्ट्स लेने पड़ेंगे, उसके यूरिन का एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, क्या उसका फ्लो हमारा ठीक है या नहीं है। इसका समाधान आपको किसी भी किडनी सेंटर पर में जहां रेनल डिजीजेस की समस्याएं होती हैं वहां ले जाएंगे, तब इसकी जांच के बाद में ही इस पर में किसी प्रकार का उसके बारे में उसके प्रकार सलाह दी जा सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कुपोषण के बारे में। अक्सर देखा जाता है कई बार बच्चा जन्म से ही कुपोषित पैदा होता है, या फिर यूँ कह लें कि उसका ठीक से बच्चे का खान पान नहीं रहता है, या कोई और वजह भी हो सकती है जिससे बच्चा कुपोषित हो जाता है। तो सबसे पहले इसकी वजह क्या है, और अगर बच्चा कुपोषित है 1 से 5 साल तक का बच्चा, तो किस तरीके से उसे ठीक किया जा सकता है? कुपोषण हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर वह जन्म से ही अगर हमारा बच्चा जो है सो कम वजन का आया है, या कि हम उसे बोलते हैं इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, बच्चे के माँ के ही पोषण के कारण हो सकता है कि उसे पूरी तरह से पोषण न मिला हो, जिसके कारण उसका जो है सो पूर्णतः उसका जो है सो विकास नहीं हो सका हो गर्भावस्था के दौरान ही। अब गर्भावस्था से जब आगे बढ़ते हैं तो हमें पहले 6 महीने तक तो पूरी तरह से उसे जो है सो माँ के स्तनपान में रखना चाहिए। माँ का स्तनपान भी जो है सो हम किस प्रकार कराएं, कितनी बारंबारता के साथ कराएं, किस तरह से कराएं, इस पर में पूरी तरह से उसको सलाह देनी चाहिए, क्योंकि पहला 6 महीना माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है, और उसके अलावा हमें किसी भी प्रकार के दूसरे आहार देने की कोई आवश्यकता नहीं है। 6ठे महीने के बाद में हम उसे सप्लीमेंट्री फूड कहते हैं, जो उसे हमें देना शुरू करना चाहिए, क्योंकि 6 महीना के बाद में माँ का दूध उस बच्चे के विकास के लिए कम हो जाता है। कुपोषण की समस्या एक तो आहार के कारण हो सकती है, आहार के साथ में अगर किसी प्रकार का संक्रमण हो जाए तो और इसे ज़्यादा गंभीर कर देता है। हम कुपोषण को 2-3 तरह से बांटते हैं, या तो वो मैम है या सैम है। सीवियरली एक्यूट माल न्यूट्रिशन या मीडियम एक्यूट माल न्यूट्रिशन जब बोलते हैं तो उसके वजन और उसके जो है सो उम्र के हिसाब से, उसके हाइट के हिसाब से उसका नाप करते हैं, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा ये सबसे जो महत्व की बात है, माँ का आहार और उसका सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री फूड जब हम करते हैं तो उसको उसके साथ में हमें उसके डाइवर्सिटी और उसकी जो फूड हम बात कर रहे हैं, जब हम उसके आहार की बात कर रहे हैं तो उसका कंपोजिशन हमारा बारंबार होना चाहिए। कंपोजिशन की जब बात करें तो उसके खाने में अनाज होनी चाहिए, उसके खाने में दाल होना चाहिए, उसके खाने में जो है सो हरी सब्जियां होनी चाहिए, विटामिन होने चाहिए, और उसके साथ में मिनरल्स होने चाहिए। इसका जब हम पूरी तरह से सेवन करेंगे और उस बच्चे को देंगे, अगर 6 महीने से बच्चा हो रहा तो वो करीब करीब लिक्विड सेमी लिक्विड हम देंगे। जब वो थोड़ा बड़ा होता चला जाएगा तब हम उसे थोड़ी सी ठोस पदार्थ दे सकते हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, बच्चों में कभी भी नमक और चीनी का ज्यादा मिश्रण ना करें, क्योंकि यह किसी भी बच्चों के लिए या किसी भी नागरिक के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। इसके आधार पर में और अपना जब हम खाना बनाएं तो खाना में हमारा कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है, जो अनाज की मात्रा होती है, वो हम कम 40% से ज्यादा ना रखें। साथ में हम दाल और सब्जियों का जो है सो संपूर्ण मिश्रण करें ताकि उसे संपूर्ण पोषण मिल सके। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा डॉक्टर साहब ने बताया है। पहले जो 6 महीने हैं नवजात शिशु के, उसमें माँ का दूध उसे अच्छे से दें, बार बार दें। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि जैसे ही बच्चा 6 महीने का हो जाए उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसे ऊपरी खाना देना आप शुरू कर सकते हैं। खाना मतलब जैसे कि चावल का माड़ हो गया, दाल का पानी हो गया, इन सभी चीज़ों से बच्चे की जो सेहत है वो बढ़िया रहेगी। डॉक्टर साहब, बच्चों की सेहत से जुड़ी एक और बात है, टीकाकरण। ये कितना ज़रूरी है आजकल, और कौन कौन सी गंभीर बीमारियाँ हैं जिनसे बच्चे बच सकते हैं? डॉक्टर साहब, इशारा है, एक दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं पहले। जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, रोशनी लोधी। हेलो जी, बताइए। जी, रोशनी लोधी। हाँ, बताइए, क्या समस्या है आपको? जी मैम, मेरा बच्चा 3 साल का है, वो गर्म सा रहता है एकदम। जी, वो मेरा बच्चा 3 साल का है जी, वो गर्म रहता है और एकदम दुबला पतला है। जी जी, हम पोषण की ही बात कर रहे थे, तो उससे जुड़ा ही इनका सवाल है कि उसका शरीर जो है गर्म गर्म बना रहता है और वो बहुत दुबला पतला है। गर्म गर्म बना रहता है, इसका मतलब हम कहते हैं उस बच्चे में तापमान उसका थोड़ा ज़्यादा है। जी। तापमान अगर थोड़ा ज़्यादा है
तो ये थोड़ा हमें समझना पड़ेगा कि तापमान क्यों ज़्यादा है। ये संक्रमण के कारण है और मुख्यतः तापमान का ज़्यादा होना ये किसी न किसी प्रकार का संक्रमण का लक्षण देता है। आपको इसके ब्लड की, इसके यूरिन की और इसके स्टूल की जांच करानी आवश्यक है, क्योंकि किसी न किसी प्रकार का उस बच्चे में संक्रमण है जिसके कारण उसे बुखार भी हो रही है और वो बच्चा जो है सो वजन भी पूरी तरह से उसकी वृद्धि नहीं हो पा रही है। तो आपको एक बार उसका जो है सो पूरी तरह से एक शिशु रोग विशेषज्ञ के पास ले जाकर उसकी जांच कराएं और जांच में कुछ प्रकार से उसका रक्त का जो है सो जांच करना पड़ेगा, उसके यूरिन और उसका स्टूल का जांच करना पड़ेगा और उसके वृद्धि को भी हमको देखना पड़ेगा कि उस बच्चे में और किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है और तभी उसका निदान हो सकता है। एक बार उसको आपको नजदीकी शिशु स्वास्थ्य केंद्र पर में ले जाकर के उसकी जांच करवानी जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम टीकाकरण की बात कर रहे थे। बहुत सारी बीमारियों से जो है टीकाकरण बचाता है। कौन कौन से ऐसी बीमारियां हैं जिनसे बचाव होता है और ये कितना ज़रूरी है आजकल? ये बहुत ही जरूरी है जी। अभी हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत जन्म से ही बच्चों का टीकाकरण करते हैं। जन्म के समय में ही उसे बीसीजी की टीका दी जाती है, उसे हेपेटाइटिस बी की टीका दी जाती है और उसे ओरल पोलियो की टीका दी जाती है। तो और ये टीकाकरण इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम सभी बच्चों को अगर टीका देंगे तो हमारे समुदाय में इस बीमारियों का जो बार बार इस बीमारियों का जो फैलाव होता है उसे हम कम कर सकते हैं और बच्चों के विकास में इसकी सबसे ज़्यादा भूमिका होती है। उसको हम उस बीमारी से बचा सकते हैं। उसको 1.5 महीने में, 2.5 महीने में और 3.5 महीने में पेंटावैलेंट, जो कि डीपीटी बोलते हैं, डिप्थेरिया, पर्टूसिस, टेटनस, और साथ में उसके बाद में हम उसको मिजिल्स और मम्प्स की भी टीका देते हैं। उसके बाद में अभी और बहुत सारे जो है सो उसमें इंक्लूड किए गए हैं। ये सभी जो हमारे टीका हैं वो बच्चों को बीमारियों से बचाते हैं ही नहीं बल्कि हमारे समुदाय को भी इस बीमारी से फैलाव से बचाते हैं और बच्चे का विकास ही इस हमें समुदाय का विकास के लिए हमें पूरी संबल दे सकता है और देश के विकास में टीकाकरण से ज्यादा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य का किसी प्रकार का प्रिवेंशन नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो अगर आप अपने शिशु को जो है स्वस्थ देखना चाहते हैं तो जन्म से ही उसके टीके पर ध्यान दीजिए और जितने भी टीके हैं समय समय पर उनको ज़रूर लगवाइए। डॉक्टर साहब, एक और टीका है जो आजकल काफ़ी ज़रूरी हो गया है, कोरोना का टीका। बड़े लोगों को तो ये लग ही रहा है, बहुत सारे लोगों को लग चुका है। बच्चों में अगर हम बात करें खास तौर पर 1 से 5 साल तक के बच्चों को, तो उनके लिए कोरोना का कितना खतरा है और टीकाकरण के लिए उनके लिए क्या कोई व्यवस्था है? आने वाले समय में क्या योजना है? बच्चों में भी कोरोना से कोई भी जो है सो वंचित नहीं रहे हैं और हमारा हर एक उम्र इससे जो है सो प्रभावित हुआ है। बच्चों में इसका संक्रमण होने की भी संभावना है और यह माँ के जन्म के समय से ही शुरू हो जाती है। माँ से बच्चे का जन्म हुआ उसी समय से शुरू हो जाती है, लेकिन अभी तक इसका किसी भी प्रकार का टीका पर में इस पे हमारा शोध चल रहा है। लेकिन अभी 5 साल तक के बच्चों के लिए किसी भी प्रकार का टीका अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। शोध कार्य चल रहे हैं, बहुतों जगह पर में इसका जो है सो शोध कार्य के द्वारा इसे दिया भी जा रहा है और हो सकता है कि आने वाले समय में यह हमारे 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी हमारे पास में टीका उपलब्ध हो और हम उसका उपयोग कर सके। लेकिन जब तक हमारे पास में टीका उपलब्ध नहीं है तो कम से कम अपने बच्चों को कोरोना संक्रमित कोई भी लोग होते हैं तो उससे बचा करके हमको उसको रखने की आवश्यकता है ताकि इसका फैलाव को हम रोक सके। बिल्कुल। तो जो भी कोरोना से संक्रमित लोग हैं उनसे गर्भवती माता को दूर रखना है, बच्चे को भी दूर रखना है ताकि बच्चों में जो है कोरोना ना फैले। और आज के कार्यक्रम का समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को इससे लाभ पहुँचा होगा। तो आप स्वस्थ रहिए, अपने बच्चे को स्वस्थ रखिए, उसके खान पान का खास ख्याल रखिए और इस गर्मी में उसे धूप में मत निकालिए और कोशिश कीजिए कि उसे पानी समय समय पर दीजिए। तो इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर से हाजिर होंगी। नमस्कार।